हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान और उसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसे आगे हम कई भागों में पढ़ेंगे। आज इसका हम पढ़ेंगे भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवधारियों में अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है और ये संततियां ऑफस्प्रिंग्स या प्रोगेनी कहलाती हैं। इन सभी में जनन की क्रिया के पश्चात माता पिता के लक्षण जो होते हैं वह अपनी संतान में स्थानांतरित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें कुछ विभिन्नताएं भी आती हैं। हमने देखा है कि जनन प्रक्रमों के द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक जनन प्रजनन के माध्यम से प्राप्त होती हैं। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यक्तिगत पौधे में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनमें व्यक्तिगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। इस अध्याय में हम उन क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और साथ साथ वंशागत भी होती हैं। विभिन्नताओं के संचयन के लंबे समय तक होने वाले अनुवर्ती प्रभाव का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जनन के दौरान विभिन्नताओं का चयन किस प्रकार होता है, यदि हम देखें तो पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारित या शारीरिक डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए, इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में विभिन्न पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं भी तो उत्पन्न होंगी। यदि हम इस चित्र में समझने का प्रयास करें तो यहाँ एक जीव से उत्पन्न दो संततियां जो हैं, अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विभिन्नताएं हमें परिलक्षित हो रही हैं और जब इनमें भी अगली पीढ़ी में ऑफस्प्रिंग्स तैयार होती हैं तो यहाँ पर भी कुछ नए लक्षण हमें प्रतीत होते हैं। यानी विभिन्नताओं का क्रम लगातार चलता रहता है जिससे नई संतति उत्पन्न होती हैं जो अपने जनक से भिन्न होती हैं। यहाँ पर शीर्ष पर दर्शाए गए पहली पीढ़ी में जीव मान लीजिए कि दो संतति को जन्म देंगे जिनकी आधारभूत शारीरिक संरचना तो एक समान होगी परंतु विभिन्नताएं भी होंगी। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में दो जीवों को उत्पन्न करेगा। चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए चारों जीव अपनी स्पीशीज के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होंगी जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई हैं जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। चित्र में उस स्थिति को भी दर्शाया गया है जिसमें एकल जीव जनन करता है, जैसा कि लैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर के 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत सारी समानताएं होंगी। उनमें से आपस में बहुत कम अंतर भी होगा जो डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परंतु यदि हम लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस विषय में हम आनुवांशिकता के नियमों पर चर्चा करते समय अधिक डिटेल में पढ़ेंगे। क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति में विभिन्नता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने वाली क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचाने की संभावना अधिक होती है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं।
पर्यावरण कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यदि हम आनुवांशिकता की बात करें तो जनन प्रक्रम में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन या अभिकल्पना का होना है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का माता पिता से संतानों तक पहुंचकर स्वयं को प्रकट करने की प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। अब आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण क्या होते हैं? वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? यह हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनक जैसा नहीं दिखाई पड़ता तथा मानव समष्टि में भी यह विभिन्नता हमें, अर्थात वे लक्षण जो माता पिता से संतानों तक पहुंचते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यदि हम आनुवांशिकता की परिभाषा के रूप में समझें तो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं यानी वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। इन कोशिकाओं में कुछ गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जाति या स्पीशीज में निश्चित होती है। इन गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों की भांति ही डीएनए की रासायनिक इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें जीन कहते हैं। ये जीन ही गुणसूत्र के लक्षणों अथवा गुणों को प्रकट होने, कार्य करने या अर्जित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यानी कि यदि हम जीन की परिभाषा समझें तो आनुवांशिक गुणों को वहन करने वाली सूक्ष्म इकाइयाँ जो हैं वही जीन कहलाती हैं। आइए इसे समझने के लिए एक कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप करना क्या है कि अपने घर के सभी सदस्यों के कान का अवलोकन कीजिए। बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके बाद आप सूची बनाइए जिनके ईयर लोब स्वतंत्र हों अथवा जुड़े हुए हों। जुड़े कर्णपाली वाले तथा स्वतंत्र कर्णपाली वाले सदस्यों के प्रतिशत की भी गणना कीजिए। प्रत्येक सदस्य के कर्णपाली के प्रकार एवं उनके जनक से मिलाकर देखिए कि कैसे हैं। इस प्रेक्षण के आधार पर कर्णपाली की वंशागति के संभावित नियम के भी सुझाव दीजिए। ये ईयर लोब इसके बारे में यह क्रियाकलाप कह रहा है कि ये ईयर लोब ये है। इसकी संरचना कुछ दो प्रकार से होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोब खुला हुआ है जबकि ये लोब चिपका हुआ है। तो कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं यानी ईयर लोब कहते हैं। यह कुछ लोगों में सिर के पार्श्व से पूर्ण रूप से जुड़ा रहता है परंतु कुछ में नहीं। जैसे इसमें जुड़ा हुआ है किंतु इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। स्वतंत्र एवं जुड़े हुए कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। तो आप अभी अपने परिवार में सभी बच्चे जितने सदस्य हैं उनकी सूची बनाइए और देखिए कि आप सभी की बनावट कैसी है। इसके अलावा भी हम कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं। कैसे? आँखों के कलर के माध्यम से आप अपने परिवार के सदस्यों के आँखों के रंग से भी आधारित सारणी बना सकते हैं कि जितने सदस्य हैं उनकी आँखों का कलर इनमें से किस टाइप का है। और क्या कर सकते हैं? इस तरह से आप चिन्ह पर भी कर सकते हैं, गाल पर जो डिम्पल पड़ते हैं। या इसका दूसरा कैरेक्टर ये भी है कि कुछ लोगों की जीभ इस तरह से फोल्ड होती है और कुछ लोगों की नहीं होती है। यह भी आनुवांशिकता से रिलेटेड ही होता है। कुछ और हम देखते हैं। कुछ इस तरह जो चिन्ह पे गड्ढा पड़ता है, कुछ लोगों में बनता है, कुछ में नहीं बनता है। इसी तरह यहाँ पर माथे पर सिर के पे बाल की डिज़ाइन भी ये भी आनुवांशिकता से संबंधित हो सकती है। या तो बालों की स्ट्रेट होना, सीधा होना,
करली होना, यह भी आनुवंशिकता से संबंधित होता है। तो इससे इस तरह के कुछ और गतिविधियां भी आप करके देख सकते हैं। ये पहचान लगा सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों की बनावट किससे मिलती जुलती है। अब इन लक्षणों की वंशागतिकी के कुछ नियम दिए गए और इनमें मेंडल का क्या योगदान था। मानव में लक्षणों की वंशागतिकी के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता एवं माता के डीएनए से प्रभावित होता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। इस संबंध में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित कुछ नियम दिए थे। तो आइए पहले जान लेते हैं सर मेंडल के बारे में। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपने मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर उन्होंने प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को इसमें सम्मिश्रित करके और इसके परिणाम दिए थे। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा उससे गणना की। इससे उन्हें वंशागत के नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। इन्हीं सब कारणों से ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों को चुना था, लेकिन इन पौधों को चुनने का क्या कारण था वो भी देखते हैं। कारण ये था कि मटर 1 वर्षीय पौधा है। मटर में विभिन्न प्रकार के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा यह लक्षण भली भांति परिभाषित थे। मटर के पौधों को आसानी से उगाया जा सकता है, साथ ही इसमें आसानी से संकरण या क्रॉस भी कराया जा सकता है। मटर का पुष्प संपूर्ण नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में मिलते हैं। यह आसानी से उगाए जा सकते हैं। इन्हीं सब लक्षणों के कारण मेंडल ने अपने रिसर्च वर्क के लिए, अपने शोध कार्य के लिए मटर के पौधों को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों पर निम्नलिखित लक्षणों को चुना था: लंबे एवं बौने पौधे, हरे एवं पीले फल, बीजी गोले का रंग सफ़ेद एवं सिल्टी, हरे एवं झुर्रीदार बीज, लाल तथा सफ़ेद पुष्प। कुछ इस तरह भी यदि हम देखें तो मटर के पौधों में कुछ 7 विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। तने की लंबाई यदि हम देखें तो लंबा और बौना हो सकता है। फूलों का रंग बैंगनी या सफ़ेद हो सकता है। फूल की जो स्थिति है वह अक्षीय या अंतस्थ होती है। फली का आकार फूला हुआ या सिकुड़ा हुआ। फली का रंग हरा अथवा पीला, जबकि बीज का आकार गोल अथवा झुर्रीदार। इसी तरह बीज का रंग पीला या हरा। तो इस तरह मटर के पौधों में ये 7 प्रकार के विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं और आने वाली अगली पीढ़ियों में प्रकट होते हैं। तो इन्हीं सब लक्षणों के कारण मेंडल ने अपने रिसर्च वर्क के लिए मटर के पौधों को चुना था। मेंडल ने मटर के पौधों में अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए गोल एवं झुर्रीदार बीज, लंबे अथवा बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल इत्यादि। उन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे एवं बौने पौधे, तथा इससे प्राप्त जो संतति थी उसकी पीढ़ी के लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशतों की गणना की। इस प्रकार मेंडल ने
कुल 3 नियम दिए थे जो आगे चलकर आनुवंशिकता के नियम कहलाए। वह नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, जबकि तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आइए इन नियमों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। मेंडल ने जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधे में संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं। प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा गया। यदि हम कुछ इस तरह प्रयोग में देखें तो यह शुद्ध लंबा पौधा है जिसका क्रॉस कराया गया शुद्ध बौने पौधे से, तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे हमें लंबे प्राप्त हुए। प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं है, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ यह था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकी लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब अगला प्रश्न यह है कि F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधों से क्या पूर्ण रूप से समान थे? मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधे एवं F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त संतति भी लंबे पौधों जैसी ही थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी यानी जब हम F2 निकालते हैं तो उस समय 1/4 संतति बौने पौधों की प्राप्त हुई। यह इस बात पर इंगित करता है कि F1 पीढ़ी में पौधों द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों यानी लक्षणों की वंशागत की हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया, तो जो लक्षण व्यक्त हुआ उसे प्रभावी लक्षण का नाम दिया गया। इस व्याख्या में लंबेपन के लिए T को संकेत के रूप में लिया गया। चूँकि ये कारक जोड़े में पाए जाते हैं इसलिए शुद्ध जो लंबा पौधा है उसे कैपिटल T, जबकि जो बौना पौधा है उसे स्मॉल t से प्रदर्शित किया। तो इस व्याख्या में कैपिटल T या कैपिटल T दोनों ही पौधे लंबे थे, जबकि स्मॉल t पौधे जो थे वो बौने थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि T एक प्रति ही पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त होता है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल t की दोनों प्रतियां होनी आवश्यक है। कैपिटल T जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण, जबकि स्मॉल t वाले लक्षण जो है वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। यदि हम इस तरह क्रॉस में देखें तो पहले कुछ इस तरह से कैपिटल T और कैपिटल T लिया और स्मॉल t लिया। जब पहली पीढ़ी इनकी निकाली तो गैमेट बनने के बाद सभी पौधे कैपिटल T स्मॉल t मिले, यानी F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इन संकर लंबे पौधों का जब क्रॉस कराया गया तो उस समय में कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में 3 पौधे तो लंबे मिले किंतु एक पौधा यहाँ पर बौना प्राप्त हुआ, यानी बौनेपन के लिए दोनों स्मॉल t का होना आवश्यक है। यदि एक कैपिटल T हुआ तो वह लंबेपन के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए जो कैपिटल T हुआ वो प्रभावी जबकि स्मॉल t अप्रभावी कहलाया। इसे ही मेंडल की प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों का के मध्य संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी में यह दोनों लक्षण पृथक पृथक होकर 1:2:1 के अनुपात में प्रकट होते हैं। युग्मक बनते समय कारकों के जोड़े अथवा एलील के सदस्य अलग अलग हो जाते हैं,
तथा प्रत्येक युग्मक में दो में से कोई एक कारक ही प्राप्त होता है। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये है कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे और स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे। सबसे पहले इनमें युग्मकों के निर्माण की क्रिया होती है, जिसमें जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं और जब इनके मध्य संकरण कराया जाता है तो एक पिता से तथा दूसरा माता से प्राप्त होता है। यानी युग्मकों के निर्माण के समय जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में ये दोनों कारक एक साथ कभी भी नहीं जाते हैं। इसे ही कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। मेंडल का जो तीसरा नियम है उसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अभी तक जो मेंडल ने प्रयोग किया था वह एक लक्षण को लेकर के किया था, इसलिए उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके आगे मेंडल ने दो विपर्यासी लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया और इसे द्विसंकर प्रयोग कहते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर पौधों में संकरण कराया गया तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी में चारों लक्षण पृथक पृथक होकर युग्म बनाते हुए स्वयं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से अभिवहन करते हैं, जिनसे लक्षणों का अनुपात 9:3:3:3:1 का अनुपात हमें प्राप्त होता है। आगे इसे हम क्रॉस में समझते हैं। मेंडल ने जब दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया तो मेंडल ने सबसे पहले गोल पीले बीज लिए। तो गोल के लिए जो कारक था उसे कैपिटल आर तथा पीले के लिए कैपिटल वाई से प्रदर्शित किया, जबकि इसी का रेसेसिव कैरेक्टर स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन यानी सिकुड़े हुए हरे बीजों के लिए था। अब जब इनके मध्य क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्राप्त हुए और ये सभी पौधे गोल और पीले बीज वाले थे। अब ये तो हुई बात पहली पीढ़ी की। अब इन द्विसंकर क्रॉस को यानी दो लक्षणों को लेकर के जब क्रॉस कराया और इनका जब सेल्फ क्रॉस कराया, यानी अब क्रॉस बनाने का यहाँ पे तरीका भी यही है कि सभी गैमेट को ऊपर लिख लेते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई और इस साइड में लिख देना है। जो ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही इस लाइन पर जो लिखा हुआ है वैसा ही इस लाइन पे हमें लिखना है। तो पहले हमने लिखा था कैपिटल वाई, दूसरा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, तीसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई और तीसरा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। और अब हमें क्रॉस बनाते समय क्या करना है, दोनों को जोड़ करके लिख देना है। यानी यहाँ पर बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, जबकि इसमें बना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर बना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये सभी गोल पीले बीज वाले थे। अब अगली लाइन में हम आते हैं, यहाँ पर बना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये भी गोल पीला था। अब यहाँ पर बना स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर दो स्मॉल आर हैं इसलिए यह बीज रिंकल्ड यानी सिकुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर अगली में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी गोल पीला होगा, जबकि इस जगह पे स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगली लाइन यदि हम देखें तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों भी गोल पीले हुए, जबकि यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पर दोनों कैपिटल आर राउंड के लिए और दोनों स्मॉल वाई ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुई। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी मिलता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस लाइन पे हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
अब यहाँ पे हमें मिलेगा इन दोनों के संयोग से स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और यहाँ पर भी ये दो स्मॉल r होने के कारण बीज जो है वो सिकुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर बनता है कैपिटल R स्मॉल y, यहाँ पर दो स्मॉल y बनने के कारण जो बीज है उसका कलर ग्रीन होगा। और सबसे लास्ट में हमें मिलता है स्मॉल r स्मॉल y, यानी रिंकल्ड ग्रीन, जो कि यहाँ पर हमने लिया था वो F2 जनरेशन में 1 अनुपात में हमें मिलता है। तो इस प्रकार यदि हम इनका अनुपात देखें तो गोल पीले में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो इस प्रकार हमें मिले 9 गोल पीले, जबकि 3 मिले हमें रिंकल्ड येलो 1 2 एंड 3, जबकि 3 ही मिले राउंड ग्रीन 1 2 एंड 3, और सबसे लास्ट में एक हमें मिलता है रिंकल्ड ग्रीन। तो इस प्रकार मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का हमें रेशियो जो मिला वह 9:3:3:1 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी लक्षणों में, सभी कारकों में अपने लक्षणों को वंशागत की स्वतंत्र प्रकार से होती है, इसलिए यह नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाया। तो बच्चों, आज की वीडियो में, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने सीखा आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं, वो लक्षण कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। और फिर हमने पढ़ा ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवांशिकी में योगदान। तो सर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने प्रयोग किए थे मटर के पौधों को आधार मानकर, और उन्होंने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। वह 3 नियम कौन कौन से थे? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके साथ ही हमने पढ़ा एक संकर एवं द्विसंकर क्रॉस के बारे में। जब मेंडल ने एक लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया, उनकी वंशागतिकी का अध्ययन किया, तो इस प्रकार का जो क्रॉस है वो कहलाया एक संकर क्रॉस। ठीक है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी यानी शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस कराया शुद्ध बौने पौधे के साथ। तो ये हुआ एक संकर क्रॉस। जबकि द्विसंकर क्रॉस उन्होंने किया था स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम यानी तीसरे नियम में। यहाँ पर गोल पीले बीज यानी गोल और पीले 2 लक्षणों को लेकर के जब क्रॉस कराया, तो इस प्रकार का जो क्रॉस है वह द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। और F2 पीढ़ी में इसका जो अनुपात है वह 9:3:3:1 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मेंडल के तीनों नियमों को हमने विस्तार से पढ़ा। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की अध्याय आप इस आगे के भाग में आप पढ़ेंगे। तो